हेलो दोस्तों, चेज द गोल करियर इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। हम लोग पिछले एग्जाम में जो भी क्वेश्चंस पूछे गए थे उनको लेकर के डिस्कस कर रहे थे। तो उन क्वेश्चंस का सिलसिला अब हम और आगे बढ़ाएंगे। तो वन बाय वन क्वेश्चन स्क्रीन पर आएंगे और आपको पहले खुद को ट्राई करना है, उसके बाद में सोल्यूशन देखना है। तो ये वाला क्वेश्चन करना आप लोग। सवाल को देखो, किसी वस्तु को 270 रुपए में बेचने पर उतनी ही हानि होती है जितना वस्तु को 10% लाभ पर बेचने पर लाभ होता है। तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? तो ऑप्शन पकड़ लो, ऑप्शन पकड़ के लिटा दो सवाल को। देखो, पहला ऑप्शन क्या है? 350। तो 350 क्या है जी? सीपी है। बेचा कितने में? 270 में। और उसने क्या कहा? बेचने पर उतनी ही हानि होती है जितना वस्तु को 10% लाभ पर बेचने पर लाभ होता है। यानी यहां पर जितनी हानि होगी उतना ही लाभ यहां पर होना चाहिए। और दूसरी शर्त क्या है? ये तो पहली शर्त हो गई कि जितनी हानि इधर हो रही है ना, उतना ही लाभ इधर होना चाहिए। और जो लाभ है वो इस सीपी का 10% भी होना चाहिए। ऐसा है तो दो कंडीशन हम लोग चेक करेंगे, जो ऑप्शन फुलफिल कर देगा वही अपना आंसर हो जाएगा। चलो, अच्छा ये इससे कितना कम है? तो 30 और 50, 80 कम है जी। तो 80 ज्यादा होना चाहिए, जो यहाँ वाला एसपी आएगा वो। लेकिन चलो 80 तो ज्यादा कर देंगे हम, लेकिन 80 क्या इसका 10% है क्या? नहीं है भाई, 350 का 10% तो 35 होता है, इधर तो 80 है। गलत, पहला ऑप्शन नहीं हो सकता। सेकंड ऑप्शन देखो, 360 यहां पर बेचा कितने में? 270 में। यानी यहां पर भी 36 होना चाहिए और यहां पर भी 36 होना चाहिए, क्योंकि इसका 10% 36 है। तो यहां पर 36 हो सकता है क्या? 270 और 360 में है क्या 36 का गैप? नहीं है, गलत। ऑप्शन नंबर सेकंड नहीं हो सकता। अच्छा, ऑप्शन नंबर थर्ड को देखो, सीपी कितना है? 300 है। इधर कितना है? 270 है। अब इसको देख करके तो दिमाग में खुशी की घंटी बजनी चाहिए। भाई देखो, 300 से 270 कितना कम? 30 कम। और इसका 10% तो 30 होता है यार। और 30 ही प्रॉफिट होना चाहिए, क्योंकि लॉस और प्रॉफिट इक्वल है ऐसा बोला उसने। तो 30 का प्रॉफिट भी हो रहा है, दोनों कंडीशन हो गए ना सेटिस्फाई। ये 30 और इसका 10% भी कितना है? 30। तो उसने पूछा कि अपने अपने से उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? 30, 300 ही होगा। ठीक है, देखो ऑप्शन से कर लो, फटाक से कर दोगे तो ऑप्शन नंबर थर्ड आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखना। ये सवाल देखो, पुलिस कांस्टेबल 2014 में पूछा है कि संगीता ने अपने पिता के 50वें जन्मदिन पर उनके लिए 50 गुब्बारे खरीदना तय किया। भाई उसके पिताजी का 50वां जन्मदिन है, तो उसके मन में ख्याल आया क्या कि यार मैं अपने पिता के 50वें जन्मदिन पर क्यों ना 50 गुब्बारे ले आऊं। तो वो 50 गुब्बारे खरीदने का निर्णय करती है। दुकानदार के पास खुले गुब्बारे नहीं होकर केवल 7 और 12 के पैकेट में ही गुब्बारे उपलब्ध थे। वो दुकानदार के पास जाती है और कहती है भैया 50 गुब्बारे दे दो। लेकिन वो कहता है बहन जी मेरे पास कोई खुले गुब्बारे नहीं है, मेरे पास 2 पैकेट वाले गुब्बारे हैं, जिसमें एक पैकेट में 7 गुब्बारे हैं और दूसरे पैकेट में 12 गुब्बारे हैं। जिसमें 7 गुब्बारे हैं उसका मूल्य 175 है और जिसमें 12 गुब्बारे हैं उसका मूल्य 250 रुपए प्रति पैकेट है। ठीक है, यानी हर एक पैकेट का 175 और 250 के हिसाब से क्या है मूल्य है। संगीता ने कुल 50 गुब्बारे ही खरीदे, उसे लेने 50 गुब्बारे ही थे, तो उसने खरीदे 50 गुब्बारे ही। उसने दुकानदार को कुल कितना भुगतान किया? देखो, जो एक पैकेट है उसमें है 7 गुब्बारे और जो दूसरा पैकेट है उसमें है जी 12 गुब्बारे। तो अपने को इन दोनों पैकेट को कुछ इस हिसाब से लेना है कि 15 ये सॉरी आपके 50 गुब्बारे आ जाए। तो किस हिसाब से लें भाई? इसको मैं ऐसा करूं कि चौक 48 अतिरिक्त 21 7 चौक 28 7 35, अगर ये मैं 5 पैकेट ले लूं तो अपने पास 35 गुब्बारे तो इधर आ जाएंगे, है ना। 12 दूना 24, तो ये हिसाब नहीं बैठेगा ऐसे तो। अच्छा, दूसरा तरीका देखते हैं। ऐसे मत लो आप। अच्छा, इसके मैं 2 पैकेट ले लूं तो इतना इधर से कितना आ जाएगा? 14 गुब्बारे। और इसके 3 पैकेट ले लो तो कितना गया? 36 हो गया ना। 36 और 14 50। ठीक है, तो ऐसे अपने को सेटिंग बना करके देखनी पड़ेगी। तो 14 गुब्बारे तो इधर से ले लिए, 36 गुब्बारे इधर से ले लिए, 36 और 14 तो 50 हो गया, हो गए ना 50 गुब्बारे।
यानी इसके कितने पैकेट लिए 2 और इसके कितने पैकेट लिए 3। इसके एक पैकेट का मूल्य कितना है, तो एक पैकेट का मूल्य कितना है जी 175। 175 एक पैकेट का मूल्य है, तो 2 पैकेट का मूल्य कितना होगा 2 इंटू 175 कर दो, प्लस इसके एक पैकेट का मूल्य क्या है 250 है, तो 3 पैकेट का मूल्य कितना होगा 250 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, ये लो बस सोल्व कर दो, उतने पैसे वो दुकानदार को देगी। तो 175 का डबल किया तो कितना आया जी 350 प्लस 75 750, इनको जोड़ोगे तो आएगा जी 1100 रुपए देगी वो दुकानदार को। तो ऑप्शन नंबर सेकंड आपका आंसर होगा। देखो सिंपल क्वेश्चन था, कुछ नहीं था क्वेश्चन में, बस सेटिंग बैठानी थी दोनों पैकेट्स की कुछ इस हिसाब से कि 50 गुब्बारे बन जाए। ठीक है, अगला सवाल देखना। अच्छा इस सवाल को देखो, P% और Q% के क्रमागत बट्टे कितने बट्टे के समतुल्य हैं। देखो जब मैंने डिस्काउंट पढ़ाना शुरू किया था तो वहां पर मैंने डिस्काउंट को निकालने का एक फॉर्मूला आपके सामने रखा था। फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला कुछ ऐसे था P प्लस क्यू माइनस पी क्यू अपॉन 100। और वहां पर मैंने आपसे एक चीज कही थी कि जब भी 2% दिए जाए और दोनों के दोनों परसेंटेज आपको इजी परसेंटेज दिए जाए तो उस केस में आप इस फॉर्मूले का यूज कर लिया करो। क्या कहना चाह रहा हूं, इजी परसेंट का मतलब है जैसे 10%, 20%, इस तरीके से, ना कि ऐसे 16 सही 2/3%, 8 सही 1/2%। तो इस प्रकार के इसी परसेंटेज मिले ना तो आप इसको यूज कर लिया करो। अदरवाइज इस प्रकार के परसेंटेज वैल्यूज मिल जाए ना तो इसका यूज मत करना। इस केस में सक्सेसिव डिवीजन लगा लेना और इस केस में मन ही मन में फॉर्मूला लगा लेना। ठीक है ना, तो उसने डायरेक्ट क्या किया है फॉर्मूला पूछा है, उसने पूछा डिस्काउंट का फॉर्मूला क्या है, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका आंसर हो जाएगा। इसको ध्यान में रखकर चलना आप लोग, क्योंकि ये तकरीबन राजस्थान के 2 या 3 बार एग्जामों में पूछा गया है, एसएससी में 1 या 2 बार पूछा गया और रेलवे में भी 2 या 3 बार पूछा गया। तो ये फॉर्मूला ध्यान में रखकर चलना। इसीलिए जो कॉन्सेप्ट लेक्चर है ना, कॉन्सेप्ट लेक्चर में मैंने सारी चीजें कवर की हैं कि एक भी चीज ऐसी नहीं होनी चाहिए जो कि मिस हो जाए। मिस हो जाएगी तो मान लो कि यही आ गया, मैं डायरेक्ट आपको सक्सेसिव डिवीजन से डिस्काउंट कैलकुलेट करना बता देता और ये फॉर्मूला मैं आपको बताता ही नहीं और एग्जाम में ये फॉर्मूला ही आ जाता तो क्या मतलब रह जाता डिस्काउंट पढ़ने का। मैं जो चीज हमने पढ़ी उसमें से आया ही नहीं तो क्या मतलब रहा डिस्काउंट पढ़ने का, पढ़ना ना पढ़ना तो बराबर हो गया। इसीलिए मैं हर एक चीज कवर करके चलता हूँ कि क्या पता कौन सी चीज पूछ ले। तो जितने भी हमने कॉन्सेप्ट लेक्चर देखे हैं ना उसमें से एक क्वेश्चन भी बाहर नहीं जाएगा ये मानकर चलो, क्योंकि सारी की सारी चीजें 100% सिलेबस कवर किया हम लोगों ने हर एग्जाम के लिए। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका आंसर हो गया। अच्छा अगला सवाल देखना, इस सवाल को देखो, एक शर्ट विक्रेता अंकित मूल्य पर 25% बट्टा देता है, फिर भी वह 20% लाभ कमाता है। उस शर्ट का क्रय मूल्य क्या होगा यदि उसे 60 रुपए का लाभ हुआ हो। ठीक है, 25% बट्टा देता है फिर भी वह 20% लाभ कमाता है। चलो जी, तो बट्टा जो होता है वो तो मार्किंग प्राइस पे दिया जाता है, ये अपने को पता है। 25% का बट्टा दिया तो 4 का टैग लगाया और 3 में बेचा। ठीक है, और प्रॉफिट कितने का कमाता है 20% का प्रॉफिट कमाता है। तो प्रॉफिट तो हमेशा सीपी के ऊपर देखा जाता है, 20% का कमा रहा है यानी 5 से 6। भाई इतने का टैग लगाया और इतने में बेचा, यहां पर इतने का लाया और इतने का बेचा, यानी कि एसपी तो सेम है ना, एसपी सेम है तो अपने अकॉर्डिंग यहां तो एसपी सेम आ नहीं रहा, तो इसको भी 6 बना दो ताकि एसपी इक्वल हो जाए। चलो 6 बना देते हैं जी, 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 4 और 6 हो गया, 6 और 6 आपस में बराबर। तो अपने पास क्या आ गया, मार्किंग प्राइस, सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस की रेशियोज आ गए। मार्किंग प्राइस क्या है जी 4 है, सेलिंग प्राइस क्या है 6 है, कॉस्ट प्राइस क्या है 5 है। तो उसने पूछा क्या है, यदि उसे 60 रुपए का लाभ हुआ हो, यानी 5 में खरीदा है और 6 में बेचा है, अपने अकॉर्डिंग तो 1 का लाभ हुआ है, लेकिन वो क्या कह रहा है कि 60 का लाभ होता है, यानी 1 कितने के बराबर है 60 के। चलो जी 60 के बराबर कौन है 1 है। पूछा क्या उसने, तो उस शर्ट का क्रय मूल्य क्या होगा, इस 5 की वैल्यू पूछे तो 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 6 पंजे 30 और ये 300, तो 300 आपका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सेकंड आंसर होगा।
इस क्वेश्चन में यार इतना भी करने की जरूरत थी नहीं अपने को, ये बड़ा कर दिया हम लोगों ने। ऐसे डायरेक्ट ही अपने को एक चीज दे रखी है ना कि फिर भी वह 20% का लाभ कमाता है, तो डायरेक्ट हो जाएगा, इतनी की जरूरत नहीं है। देखो ऐसे मत करना भाई एग्जाम में, वैसे कर सकते हो ऐसे भी, लेकिन थोड़ा टाइम लग जाएगा। इसमें एक चीज डायरेक्ट ही दे रखी है, उसको देखना आप। उसने क्या कहा कि 25% बट्टा देता है फिर भी वह 20% का लाभ कमाता है। और अंत में क्या कहा है, देखो लास्ट स्टेटमेंट देखो, यदि उसे 60 रुपए का लाभ हुआ हो तो यहाँ तो 20% का लाभ और नीचे 60 रुपए का लाभ, यानी 20% तो 60 के बराबर हो गया ना, तो 1% कितने के बराबर हो गया, 1% 3 के बराबर हो गया। और हम लोग सीपी को क्या मानते हैं 100, तो 3 को 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो 300 आ जाएगा। ये लो वर्बली हो गया, ऑप्शन नंबर सेकंड आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, तो ऐसे करना है जैसे मैंने सेकंड बार में आपको बताया। फर्स्ट वाला तरीका जो है ना थोड़ा सा लंबा हो गया। ठीक है, तो अगला सवाल देखना आप लोग। अच्छा इस सवाल को देखो, 8700 रुपए के बीजक की निम्न शर्तें हैं, नगद 15, 9/8, 6/16, n/20, 19वें दिन भुगतान करने पर भुगतान राशि क्या होगी। देखो ये सवाल जो है ना थोड़ा अलग टाइप का सवाल है। इस सवाल को तभी कर पाओगे जब आपके नॉलेज में इस तरीके का कोई सवाल कभी आया होगा। चलो बताते हैं कैसे होगा। उसने पता है क्या कहा है, एक बीजक की निम्न शर्तें हैं। बीजक का मतलब होता है इनवॉइस, मतलब समझ लो जो बिल होता है ना उसी को बीजक बोलते हैं। तो एक बीजक की निम्न शर्तें हैं कि अगर आप नगद दे देते हो उसी वक्त पैसा, तब तो 15% का डिस्काउंट। भाई उसने क्या कहा है, ऐसे लिख रखा ना उसने, एक मिनट मार्कर चेंज करता हूं। ये देखो उसने क्या कहा कि यदि आप तुरंत नगद भुगतान कर दोगे तो 15% का डिस्काउंट देगा, और यदि आप 8 दिन के अंदर अंदर भुगतान करोगे तो 9% का डिस्काउंट मिलेगा। आगे लिखा उसने 6/16, यदि आप 16 दिनों के अंदर अंदर भुगतान करोगे तो 6% का डिस्काउंट मिलेगा। ऐसे ही यदि आप 20 दिन के अंदर अंदर भुगतान करोगे तो इस एन का मतलब होता है जी नो डिस्काउंट। ठीक है, 20 दिन के अंदर अंदर भुगतान करोगे ना तो कुछ नहीं मिलने वाला, ऐसा बोल रहा। तो उसने क्या कहा, 19वें दिन भुगतान करने पर भुगतान राशि क्या होगी। तो 19वां दिन इसमें किस रेंज में आएगा, ये तो 16 दिनों के अंदर अंदर है, इसमें नहीं, इसमें नहीं, इसमें नहीं, यानी इसी में आएगा। तो 19 दिन के अंदर अंदर भुगतान करने पर तो कोई डिस्काउंट ही नहीं मिलेगा, यानी 8700 रुपए ही लगेंगे उसके। भुगतान राशि क्या होगी, 8700 ही होगी। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका आंसर हो जाएगा। देखो बहुत ही सिंपल सवाल है, कुछ नहीं है सवाल में, बस आपके नॉलेज में होना चाहिए इस प्रकार का सवाल। ठीक है, अगला सवाल देखना। इस सवाल को देखो, राजन 2 छत पंखे 2500 रुपए प्रति पंखे की दर से खरीदे। 2 पंखे हैं, दोनों का प्राइस क्या है, 2500 रुपए है। पहला 2500 का, दूसरा 2500 का, यानी सीपी इक्वल है। उसमें से एक पंखे को 15% लाभ और दूसरे को 8% हानि से बेचा, इस सौदे में कितने प्रतिशत लाभ अथवा हानि। देखो 2 पंखे हैं जी, इधर है फर्स्ट फैन और इधर है सेकंड फैन। सीपी और एसपी की बात करेंगे, इधर सीपी और एसपी की बात करेंगे। उसने क्या कहा, पहले पंखे को 15% लाभ पर बेचा गया है, तो 15% कितना होता है, 3/20 होता है ना, 5 के 15, 5 दूनी 10, यानी 3/20 होता है। तो 20 में लाया और 23 में बेचा। ठीक है, क्योंकि प्रॉफिट में बेचा। और दूसरे को 8% हानि से बेचा, तो 8% जो होता है वो तो 2/25 होता है, यानी 25 में लाया है और 23 में बेचा है। ठीक है, यही चीज उसने कही है, हम लोगों ने उसको मैथमेटिकली फॉर्म में लिख दिया। अब उसने एक चीज अपने को और कही कि दोनों पंखों का सीपी क्या है, सेम है, लेकिन यहाँ पर सीपी सेम थोड़ी है। यहाँ पर तो अपना सीपी 20 है, वहां पर सीपी 25 है, तो इसको इक्वल बनाना पड़ेगा। तो दोनों को 100 बना दूं, 100 बनाने के लिए इसको मल्टीप्लाई करो 4 से, इसको मल्टीप्लाई करो 5 से। ठीक है, अब ये कितना आएगा, ये तो हो गया 100, 23 पंजे तो 115 होता है जी, और 25 चौके 100, 23 चौके 92, 92। तो आ गया ना सीपी इक्वल, इधर 100 इधर 100, तो टोटल सीपी कितना होगा, 100 और 100 200, ये टोटल सीपी हो गया। अच्छा टोटल एसपी कितना होगा, इनको जोड़ना पड़ेगा,
115 और 100 कितना, 215, 215 से 8 छीन लो, कितना आएगा 207। लो जी 207 आ गया। पूछा क्या उसने, इस सौदे में कितने प्रतिशत लाभ अथवा हानि हुई। भाई 200 का लाया है, 207 का बेच रहा है, तो 7 का फायदा कमा रहा है, कितने के ऊपर, 200 के ऊपर। तो ये 20 का ही को लिखो, सीधा 2 ही लिख दो ना, परसेंटेज में चलेगा काम। 7 का आधा करोगे कितना आएगा 3.5%, यानी उसको 3.5% का क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखना। इस सवाल में क्या कहा गया कि निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। ये जो सत्य असत्य वाले कथन होते हैं ना, इनको बहुत ध्यान से पढ़ा करो। इस प्रकार के क्वेश्चन में कई बार लड़के जो होते हैं ना, सत्य को असत्य और असत्य को सत्य टिपका आते हैं, क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो आप क्या किया करो, जब भी ऐसा सवाल आए ना, तो जो असत्य या सत्य है ना, उसके नीचे आप अंडरलाइन कर दिया करो, ताकि ये दिमाग में रहे कि यार असत्य पूछ रहा है, ना कि सत्य। कई बार हो जाती है ऐसी गलतियां, फिर घर पर जब हम लोग आते हैं ना, फिर सोचते हैं कि अरे यार असत्य पूछा था और सत्य कर दिया। ठीक है ना। तो असत्य पूछा उसने, तो पहला उसने बोला छूट बराबर अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। यदि अपने को डिस्काउंट निकालना है, तो जो भी मार्किंग प्राइस होता है उसमें से ही तो हम लोग सेलिंग प्राइस को घटाते हैं, तभी तो डिस्काउंट आता है। यानी पहला कथन बिल्कुल सही बोल रहा है, झूठ नहीं बोल रहा। और जो सेकंड स्टेटमेंट है उसमें बोला है छूट बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। अरे कहाँ यार, झूठ बोल गया ना, देखो एग्जामिनर, यानी सेकंड ऑप्शन है, सेकंड ऑप्शन ही गलत है। तीसरा ऑप्शन क्या है, लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। ठीक है जी। प्रॉफिट कब होता है, जब आपका एसपी बड़ा होता है सीपी से। हानि कब होती है, जब आपका सीपी बड़ा होता है एसपी से। यानी पहला स्टेटमेंट सही, तीसरा सही, चौथा सही, दूसरे में क्या बोल गया, झूठ बोल गया, और उसने तो असत्य ही पूछा है, तो बी ऑप्शन क्या हो गया आपका आंसर हो गया। ठीक है, रीट में पूछा था 2012 में। अच्छा अगला सवाल देखना। अच्छा इस सवाल में क्या पूछा है, जब किसी वस्तु को 20% की छूट पर बेचा जाता है, तो उसका विक्रय मूल्य 24 रुपए है। ठीक है चलो, 30% की छूट होने पर उसका विक्रय मूल्य क्या होगा। एचएम 2017 में पूछा है। एचएम बोले तो हेडमास्टर के एग्जाम में पूछा है भैया। जब किसी वस्तु को 20% की छूट पर बेचा जाता है, तो छूट तो किस पर मिलती है जी, एमआरपी पर मिलती है। कितने परसेंट पर, 20% की छूट है ना, इधर सेलिंग प्राइस 20% तो कितना होता है, 1/5 होता है, यानी कि 5 का टैग लगाया, 4 में बेचा, तो उसका विक्रय मूल्य 24 रुपए बोला है उसने। और उसके बाद में क्या बोला, 30% की छूट होने पर उसका विक्रय मूल्य क्या होगा। यानी कि ये 4 जो है, इसको कितना गुना करूं कि ये 24 हो जाए, तो आप कहोगे कि 6 गुना करो, तो इसको भी 6 गुना कर दो, तो इसको 6 गुना करोगे तो कितना आ जाएगा जी 30, यानी 30 क्या हो गया अपना एमआरपी हो गया। अब उसने क्या बोला, 30% की छूट होने पर उसका विक्रय मूल्य क्या होगा। तो एमआरपी तो निकाल लिया, अब 30% की छूट की बात कर रहा है, तो इसका 10% कितना है, 3 है। 10% को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 30% आ जाएगा, तो 3 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो इसका 10% कितना आएगा, इसका 30% कितना आएगा, 9 आएगा। चलो 9, तो सेलिंग प्राइस क्या आ जाएगी, 30 में से 9 को घटाओ तो कितना आ जाएगा जी 21, यानी 21 आपका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर आरपीएससी और आरएसएम एसएसबी बोर्ड के अलावा जो अन्य विभाग हैं, उन्होंने जितने भी प्रॉफिट एंड लॉस और डिस्काउंट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे, वो सारे के सारे अपने खत्म हो जाते हैं। अब हम अगले चैप्टर्स के क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। ठीक है दोस्तों, कोई डाउट आता है कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद दोस्तों।